गौरी अपनी कार से अपनी बेस्ट फ्रेंड मेघा की शादी में शामिल होने उसके गांव के लिए निकल चुकी थी। गांव थोड़ा दूर था और उसे कुछ कच्चा रास्ता भी तय करके जाना था। तय ये हुआ था कि रास्ते में उसका दोस्त युग भी उसे ज्वाइन करेगा, जो उसी के साथ शादी में जाने वाला था। वैसे गौरी और युग एक दूसरे से प्यार करते थे, तो दोनों ने सोचा कि शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर साथ में आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन उस दिन मौसम दोपहर से ही खराब हो चला था। भारी तूफान के साथ साथ बारिश हो रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही गौरी की गाड़ी बाईपास पर दौड़ लगा रही थी। कार में अकेली बैठी गौरी ड्राइव करती हुई बोर होने लगी, तो उसने रेडियो ऑन कर लिया। पर गाने सुनने में उसे कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। ऊपर से खराब मौसम, रेडियो के सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक जगह कार रोकी और बाहर आकर आसमान की ओर देखा। शाम हो चुकी थी और काले घने बादल छाए हुए थे। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सोचा, यहीं से युग को कॉल लगा देती हूँ। वो कॉलोनी के मेन गेट पर ही आ जाएगा, वहीं से उसे पिकअप कर लूंगी। यही सोचकर उसने नंबर डायल किया, पर युग का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी जब फोन बंद मिला तो गौरी झल्ला गई और खुद से ही बातें करने लगी। यार, ये युग का भी हमेशा से ऐसा ही है। कभी वक्त पर फोन ऑन नहीं रखता, खुद तो लेट होता है, सबको लेट करता है। एक तो मैं ऑफिस से लेट हो गई हूँ, 4:45 बज चुके हैं। इतनी दूर जाना है, रास्ता सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़का कुछ सीरियसली लेता ही नहीं। 5 बजे का डिसाइड हुआ था, मिलने दो, कह दूंगी कि मोबाइल रखना ही बंद कर दे। ये कहते हुए गौरी ने गुस्से में फोन कट कर दिया और एक पेड़ के नीचे टिक कर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल में युग की फोटो निकाली और गौर से देखने लगी। युग की फोटो देखते ही उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। वो मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगी, कुछ तो बात है तुम्हारी चेहरे में साहबजादे। इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर आपकी भोली सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक कर ही लेता है। तभी अचानक गौरी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे ऊपर से कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। उसने तुरंत गर्दन ऊपर कर पेड़ पर नजर डाली, पर कोई दिखाई नहीं दिया। आसपास भी सड़क एकदम सुनसान थी, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उसने स्पष्ट महसूस किया था कि कोई तो था जो उसे अभी देख रहा था। घबराकर वो फौरन कार स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ गई। ड्राइव करते हुए उसने फिर से युग को कॉल किया, लेकिन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। आसमान में बादल होने की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो चला था। लगभग आधा घंटा हो गया। इंतजार करते करते गौरी का मूड ऑफ हो गया। अब 6 बज चुके थे। अंधेरा होते देख उसने और वेट करना ठीक नहीं समझा। गुस्से में खुद ही अकेली निकल पड़ी। मेघा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसे कल तक वापस भी आना था, तो जाना जरूरी था। गौरी ने कार की स्पीड बढ़ा ली। अंधेरे सुनसान बाईपास को पार करते हुए अब वो हाईवे पर आ चुकी थी। तभी उसे सड़क किनारे कोई खड़ा हुआ दिखा। उसने पास जाकर कार थोड़ी धीमी की तो वो चौंक गई। ये तो युग था, पर इतनी दूर हाईवे पर, इस सुनसान सड़क पर ये यहाँ क्या कर रहा है? गौरी ने कार रोकी और शीशा नीचे किया। तुम इस वक्त यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हो? पता है तुमको कितनी बार फोन किया है मैंने? मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है? गौरी ने सारे सवाल एक साथ कर दिए। युग उसे देखते ही मुस्कुराया और चेहरा खिड़की के पास लाकर बोला, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं एक काम से यहीं पास में आया हुआ था, एक प्लॉट देखने। सोचा था तुम यहीं से तो निकलोगी, इसलिए यहीं मिल जाऊंगा। युग गेट खोलकर उसके बगल में बैठ गया और गाड़ी वापस हाईवे पर दौड़ने लगी। गौरी ने ड्राइव करते हुए पूछा, कौन सा प्लॉट देखने आए थे इस सुनसान जगह पर? कल तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। युग ने जवाब दिया, एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब पता चला कि वो प्लॉट भी तुम्हारे शहर जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा जल्दी यहाँ आकर तुम्हारा वेट करूंगा। गौरी ने तंज कसते हुए कहा, और यदि मैं तुमको देखे बिना ही सीधी निकल जाती तो? जनाब खड़े रहते सुनसान सड़क पर बारिश में भीगते हुए। युग मुस्कुराते हुए बोला,
पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और अगर तुम बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे लिफ्ट दे देती। गौरी हंसते हुए बोली, ओ जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। कोई भी लड़की रात के वक्त इस सुनसान हाईवे पर अकेले किसी लड़के के लिए गाड़ी नहीं रोकेगी। कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी जो इस वक्त तुम्हें लिफ्ट ऑफर करेगी। जरा संभल कर रहना, पता चला तुम पहचान नहीं पाए और वो तुमको मूर्ख बनाकर साफ कर दे। युग गौरी को घूरते हुए बोला। कोई भूत नहीं होता मैडम, सब मन का वहम है। गौरी ने भी कह दिया, तुमको क्या पता कि मैं गौरी ही हूँ? हो सकता है मैं कोई भूत हूँ। आजकल वो बहुत एडवांस हो चुके हैं, किसी का भी रूप ले लेते हैं। तभी गौरी के फोन की घंटी बजती है। वो बैग से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाती ही है कि युग उसे टोक देता है। अरे यार, अब इस फोन को भी अभी आना था। रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो कितनी हसीन शाम है और तुम फोन उठाने जा रही हो। युग की बात सुनकर गौरी हाथ रोक लेती है। दिन ढल चुका था, अंधेरा शबाब पर था और बिजली की चमक के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी पड़ने के कारण आगे का कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए गौरी ने वाइपर चालू कर दिए। सुनसान खामोश वातावरण में बस वाइपर की आवाज स्पष्ट आ रही थी। तभी युग बोला, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं, वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। गौरी जोर जोर से हंसने लगी। मिस्टर युग, कोई भी भूत कभी खुद नहीं बताता कि वो भूत है। ये तो अपनी अकल से पता लगाना पड़ता है। अच्छा, तो तुम ही बता दो, क्या पहचान होती है भूत की? गौरी ने बुजुर्गों की सुनी बातें बताईं कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, वो लगातार एकटक नहीं देखते और रात में ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। पर तभी युग ने कुछ ऐसा कहा जो हैरान करने वाला था। युग बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते। भूत और प्रेत दोनों अलग चीज हैं। भूत किसी के शरीर में घुसकर मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते। और प्रेतों में सबसे खतरनाक होता है पिशाच, जो सिर्फ रात में निकलता है, जो सूरज की रोशनी में कभी नहीं आता और सामने वाले को भ्रमित कर देता है। जो लोग अकाल मरते हैं, जैसे जलकर, डूबकर या एक्सीडेंट में, उनमें से 99% प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। गौरी हैरानी से उसे सुने जा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, वाह यार, तुमने तो भूत प्रेत पर पूरी पीएचडी कर रखी है। तभी फिर से मोबाइल बजता है और युग फिर से गौरी को फोन स्विच ऑफ करने को बोल देता है। गौरी बिना स्क्रीन देखे फोन स्विच ऑफ कर देती है। चलते हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया जहां से उन्हें गांव के लिए टर्न लेना था। रात के 9 बज गए थे। गौरी ने कार रोककर बाहर देखा तो एक बूढ़े बाबा छतरी लगाए निकल रहे थे। गौरी ने उन्हें आवाज दी। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का नाका किधर पड़ता है? बूढ़े बाबा ने खिड़की पर आकर गर्दन झुकाकर कहा, बेटी तुम आगे आ गई, वो नाका तो पीछे छूट गया। गौरी अफसोस करने लगी, इतना बड़ा नाका जहां एक ढाबा भी बना है, वो उससे मिस कैसे हो गया। तभी गौरी की नजर सड़क किनारे एक छोटे से हनुमान जी के मंदिर पर पड़ी। गौरी ने कार रोकी और जाने लगी। युग ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो गौरी ने कहा, बस माथा टेक कर आते हो। लेकिन युग ने कहा, मैं दर्शन करने नहीं चलूंगा, मैं आज नहाया नहीं। और वो गाड़ी से उतरकर एक तरफ मुंह करके दूर खड़ा हो गया। गौरी अकेली मंदिर गई। जैसे ही उसने माथा टेक कर वापस पलटा, पीछे से एक आवाज आई, सावधान बेटी। गौरी ने मुड़कर देखा। एक बूढ़े लेकिन चेहरे पर गजब का तेज लिए एक बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। गौरी समझ नहीं पाई। बाबा ने आगे जो कहा, उसने गौरी के पैरों तले जमीन खिसका दी। बाबा बोले, हम व्यर्थ नहीं कह रहे। वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है। तेरा दोस्त तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने रूप बदला और सुनसान रास्ते पर तुझे मिल गया। अपना फोन चालू करके देख, असली युग ने तुझे फोन भी किया था, जो तूने उठाया ही नहीं। वो तुझे सुनसान जंगल में ले जाकर मार डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तू खुद देख, वो हनुमान मंदिर में क्यों नहीं आया और दूर जाकर खड़ा हो गया। गौरी के कानों में बाबा के शब्द
और युग रूपी पिशाच की बातें गूंजने लगीं। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। बाबा ने उसे हनुमान जी का चढ़ाया हुआ चोला और सिंदूर दिया और कहा, जा, सीधी चली जा। ये सिंदूर तेरे पास है, वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस किसी भी कीमत पर डरना मत। गौरी जल्दी जल्दी कार की तरफ गई। पिशाच अब भी उल्टी दिशा में मुंह किए खड़ा था। गौरी ने चुपके से गेट खोला, अंदर बैठी और कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने लगी, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे गिर गई। आवाज सुनकर वो पिशाच पलट गया। उसने गौरी को देख लिया और तेजी से गाड़ी की तरफ लपका। गौरी की सांसें तेज हो गईं। उसने फौरन अंदर से गेट बंद कर लिया और जैसे तैसे चाबी उठाई। बाहर वो शैतान अब अपने असली खौफनाक रूप में आ चुका था। वो अपने खूनी पंजों से कांच को बाहर से ठोक रहा था। गौरी बदहवास होकर गाड़ी भगाई। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियां निकल रही थीं। वो शैतान कार से बुरी तरह लिपटा हुआ था, कभी साइड में, कभी सामने कांच पर। उसके लंबे लंबे नाखून देखकर गौरी की सांस अटकने लगी। वो पिशाच भयंकर आवाजें निकाल रहा था। खोल दरवाजा, मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? बहुत देर सब्र किया तेरे साथ, तेरा खून पीकर तुझे अपने जैसा बनाऊंगा। तभी गौरी के दिमाग में एक बात आई। उसने जल्दी से कार में स्पीकर ऑन किया और तेज स्वर में हनुमान चालीसा बजाने लगी और फौरन बाबा की दी हुई पुड़िया निकालकर उसने हनुमान जी का सिंदूर कार के कांच और छत पर अंदर से लगा दिया। सिंदूर लगते ही वो पिशाच कराहती हुई आवाज करते हुए भयानक अंदाज में रोते हुए कार से अपनी पकड़ ढीली करने लगा और गायब हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, झिंगुरों और मेंढकों की आवाज और हवा से हिलते पेड़। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। गौरी ने सीधी गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर डाल दी और शादी वाले घर पहुंचकर ही दम लिया। बहुत देर तक तो उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने फोन ऑन किया और सच में उसमें असली युग के मिस कॉल्स मौजूद थे। पसीने से तरबतर गौरी हिम्मत करके मंडप में गई। उसने मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उन तेजोमय सिद्ध पुरुष का धन्यवाद किया जिन्होंने आज उसे मौत के मुंह से निकाल लिया था।